आज जो बातें यहाँ पर आई और अशोक जी जिस तरह से बार बार मेरा परिचय कराते समय और कुछ विशेष उत्साह से मेरा परिचय कराते समय न जाने कितना प्रशंसा के शब्द उन्होंने कहे, तो मुझे कहानी याद आती है। गांव में एक व्यक्ति था, बाहर कहीं रहता था, उसको सूचना मिली कि उसके पिताजी मर गए हैं। तो उन्होंने कहा आओ, अब तुम जब तक नहीं आओगे तो श्राद्ध तो उनका होगा नहीं। वो बेचारा आया। उस गांव की पद्धति ऐसी थी कि मरे हुए व्यक्ति के विषय में खूब प्रशंसा करनी चाहिए और बिना प्रशंसा किए उसकी मुखाग्नि नहीं हो सकती है। तो गांव भर के लोग जुटे थे और उसके पिताजी की प्रशंसा हो रही थी और कफन उठा के लेटाए हुए थे, उसको शव लेटा हुआ था ऐसे। वो व्यक्ति बैठा हुआ था और इतनी प्रशंसा लोग कर रहे थे तो उसको स्वयं में संदेह हो गया कि आखिरकार ये लोग किसकी प्रशंसा कर रहे हैं इतनी। तो वो कफन उठाकर देखा कि मेरे पिता का ही की प्रशंसा हो रही है कि कोई दूसरा व्यक्ति है, क्योंकि मेरा पिता इतनी प्रशंसा के योग्य तो कभी नहीं था कि इतनी प्रशंसा गांव के लोग करें। तो अशोक जी जब मेरी प्रशंसा कर रहे थे तो मुझे उसकी याद आ रही थी, उसका चेहरा याद आ रहा था कि ये मेरी प्रशंसा हो रही है कि किसकी हो रही है। सामान्य व्यक्ति हूँ मैं, आपके बीच बैठा हूँ, ठीक है कि पत्रकारिता से कुछ मेरा उतना लेना देना नहीं है। हमने भी यहाँ पर एक मैगजीन प्रारंभ की थी स्वत्व नाम से, फिर 30 उसके अंक थे, उसका संपादकीय मैंने लिखा। फिर यहाँ पर दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ थे, सबके आपके मित्र रहे होंगे हमारे कृष्णकांत ओझा, उनको मैंने कह दिया कि इसको अब निकालो, मेरे पास अब इतना समय नहीं है। और दैनिक जागरण में मेरे लेख बहुत निकले हैं। यहाँ पर जब मैं बिहार में था तो बहुत ही लिखता था, फिर लिखना मैंने उसमें बंद कर दिया। बहुत सारी मैगजीन्स जो निकली हैं तो उसका संपादन कार्य भी मैंने किया है। इतना ही मेरा उसका पत्रकारिता से संबंध है और अभी भी कोई संपादन का कार्य मिले तो यह है कि मैं उसको कर सकता हूँ। इतने ही मेरी पत्रकारिता मेरे साथ जुड़ी हुई। लेकिन मैं बौद्धिक क्षेत्र में काम करता हूँ और पत्रकारों को मैं विशेष तौर से समझता हूँ कि पत्रकार की जो भूमिका होनी चाहिए, और इसलिए मैं कहता हूँ, अभी रमन जी ने भी इसको कहा है और विजय जी ने भी कहा कि आनंद जी ने भी चर्चा की, चौथे स्तंभ की चर्चा की है। तो जिस समय आप इस बात को समझ जाएंगे, अपने सत्य को पहचान जाएंगे, उससे अपने दायित्व को भी पहचान जाएंगे आप। क्योंकि मैं आपको आपकी जिम्मेदारी का बोध नहीं कराना चाहता, क्योंकि आप सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में निश्चित तौर से एक उत्साही व्यक्ति ही उतरता है। सबके वश की बात नहीं है। मन के अंदर एक एंथुसियाज्म है, मन के अंदर एक उत्साह है, मन के अंदर एक लगन है कि हमको समाज के अंदर से कुछ अच्छी चीज़ें सबके सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। बहुत से ऐसे ये समाचार घटित होते हैं, समाज इनको जान नहीं पाता है। तो पत्रकार तो जो उत्साहित रहता है वही पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है, ये मैं निश्चिंत हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी कि हमारे संविधान के अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों हैं। ये तीनों को हमने 3 स्तंभ कहे हैं। लेकिन जो चौथा स्तंभ हम पत्रकारों को कहते हैं, पत्रकारिता को कहते हैं, तो भारत के अंदर हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार विधायिका को प्राप्त हुए हैं, न्यायपालिका को प्राप्त हुए हैं और कार्यपालिका को भी है। वो उनके पास अधिकृत है, उनके पास ये अधिकार हैं, उनके पास कानूनों को इम्प्लीमेंट करने का, कानूनों की व्याख्या करने का, कानून बनाने का, ये उनके पास अधिकार वो कर सकते हैं। लेकिन इसको मैंने चौथा स्तंभ कहा है। कानून सम्मत और संविधान के अंदर उनके लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। संविधान ने आपको अधिकार नहीं दिया है। तो आपको ये जो चौथा है, जो आपको संज्ञा प्राप्त हुई है, ये जो आपको शब्द प्राप्त हुआ कि ये चौथा स्तंभ है, इस स्तंभ का जनक कौन है? इस स्तंभ को प्रदत्त कौन किया आपको और किसने दिया है आपको? तो निश्चित तौर से ये समाज ने दिया है। भारत के समाज ने कहा है कि चौथा स्तंभ है। न तो सरकारें कहती हैं, न तो संविधान कहता है, न तो न्यायपालिका मानती है, न तो एग्जीक्यूटिव के लोग मानते हैं। आपको कोई चौथा स्तंभ नहीं मानता, क्योंकि 3 ही स्तंभ पर पूरा देश चल रहा है। लेकिन हमारे समाज के लोगों ने, जो चिंतक लोग हैं, उन्होंने देखा कि भाई न्यायपालिका गलत काम करती है और कार्यपालिका गलत काम करती है, तो उसके ऊपर भी समाज के अंदर कुछ साहसी लोग, ऐसे लोग हैं जो कलम उठाते हैं। तो ये समाज की रक्षा करने वाले, समाज का चिंतन करने वाले, समाज की मनीषा को समझने वाले ऐसे लोग हैं और इनके आधार पर भी हम लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं।
क्योंकि ये भी लोकतंत्र का हिस्सा है, तो उस लोकतंत्र की रक्षा करने में इनकी सहभागिता, इनका सहभाग रहता है। और इसलिए हम इनको चौथा स्तंभ की संज्ञा देंगे, उसको इसी रूप में परिभाषित करेंगे। तो स्वाभाविक तरीके से जिसने हमको समाज ने ये संज्ञा दी, तो हमारा दायित्व समाज के प्रति ज्यादा बढ़ जाता है। और हमारा जो समाज है, वह समाज जिस देश के गांव में रहता है वो शहरों में भी रहता है। ऐसे मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि शहर के अंदर हमारा समाज नहीं रहता, शहर में भी समाज रहता है। और मैक्सिमम आप शहर के अंदर आप सर्वे करते हैं तो 50% शहर का संबंध गांव की मिट्टी से है, गांव से निकला हुआ व्यक्ति। हम लोग भी कहीं कहीं गांव से आकर के शहर में पत्रकारिता कर रहे हैं, तो गांव और शहर का, जैसे छोटे शहरों में तो कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कहीं कोई परीक्षा नहीं है, कहीं कोई अंतर नहीं है, तो गांव और शहर सब एक ही है। और चिंतन हम सबका उस दृष्टि से। मुझे कुछ बात और करनी है, क्योंकि जब ये चर्चा चली और रात्रि में मुझे फ़ोन किया था राकेश प्रवीण ने और कृष्णकांत ओझा ने कि हम लोगों को बड़ी खुशी है कि आप वहाँ पर गए हुए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए तो मुझे कोई सूचना भी नहीं थी और मैं मन स्थिति भी मेरी नहीं थी। मैं तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरा कार्यक्रम था, वहाँ से चल करके आया था। विजय ने फ़ोन किया तो मैं उतर गया यहाँ पर, रमन जी से भेंट हो गई, सबसे भेंट हो गई, और मेरा सौभाग्य है कि आज आपसे भेंट हो गई। इसलिए उतर गया यहाँ पर। कल मुझे जाना है पटना में। मुख्य बात क्या है, आप सामने फलक पर देखिए इस संस्था का नाम क्या है, और जैसे ही संस्था पर, इस फलक पर इस संस्था का नाम देखते हैं जिससे कि आप जुड़े हुए हैं, तो उस पर आप चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे, तो निश्चित तौर से अपने दायित्व के प्रति, उस बोध के प्रति आप निश्चित जागरूक होंगे। आपके अंदर अपने आप सेल्फ स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस आएगी, आपकी चेतना में एक अपने आप विस्फोट आएगी, ऊपर से कोई इम्पोजिशन। और जैसे मैं कहता हूँ कोई प्रेरणा किसी को दे सकता है, किसी को इंस्पिरेशन दे सकता है, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। ये सारी चीज़ें इट कांट बी इम्पोज्ड फ्रॉम अबव, इट हैज टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम विदिन, भीतर से पैदा होने चीज़ें। आप इस देश के नागरिक हैं, तो नागरिक के नाते अपने कर्तव्य को समझना। हम केवल पत्रकार नहीं हैं, और पत्रकारों की दुनिया केवल इंटरनेशनल दुनिया नहीं होती है। इस बात को मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर जो पत्रकारिता है, और मैं इसको बहुत स्पष्ट करता हूँ कि किसी भी पत्रकार से मैं अपेक्षा ये नहीं कर सकता कि कोई पत्रकार किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का प्रवक्ता बन जाए। पत्रकार और प्रवक्ता के बीच का जो अंतर है प्रत्येक पत्रकार को समझना चाहिए। सैद्धांतिक दृष्टि से रवीश कुमार को भी इस बात को मानना पड़ेगा, अर्णव को भी इस बात को मानना पड़ेगा, इस देश के अंदर उनको मानना पड़ेगा कि ये पत्रकार और प्रवक्ता में बहुत अंतर होता है। आप देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर उसमें नवभारत टाइम्स में यहाँ दिनबंधु काम कर रहा है। नवभारत टाइम्स के अंदर उस समय राजेंद्र माथुर उसके हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे, और सब जानते हैं सब कि राजेंद्र माथुर कांग्रेसी थे, वेटरन कांग्रेसी थे, विचारधारा से थे। लेकिन उनके नवभारत टाइम्स में उसमें दीनानाथ मिश्र आए काम करने के लिए, उनके साथ सुरेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी, घोर समाजवादी नेता थे, वे है बलबीर पुंज घोर बिल्कुल जनसंघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो सारे लोग उसमें जुड़ करके काम किए। तो एक उस समय की पत्रकारिता ऐसी थी कि भाई एक बागीचा जैसा था कि इसमें सभी विचारधारा के लोग आते थे। लेकिन धीरे धीरे पत्रकारिता के अंदर भी डिटोरेशन आई है, धीरे धीरे पत्रकारिता के अंदर भी पतन आया है, उसके अंदर चीजें आई। कारण इसका क्या है कि एक जगह ऐसी बातचीत चल रही थी, यहाँ हिंदुस्तान जब निकल रहा था उसमें, तो अभी भी निकलता है, तो ऐसे उस समय जोशी जी, यहाँ पर नवीन जोशी इसके संपादक थे, यहाँ से रिटायर होकर के लखनऊ चले गए। तो मैं कहा कि आज पत्रकारों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पत्रकार बहुत उलझ जाता है। मैं कहा कि आप कोई सच्ची बातें लिख नहीं पाते थे, संपादक के नाते आपसे जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर कभी आप उतरने की कोशिश क्यों नहीं की? ये मैंने प्रश्न किया कि आप कोशिश क्यों नहीं की? तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न बहुत दुखती रग पर हाथ रखने वाला है, क्योंकि हम सब पत्रकार हैं, मैं संपादक हूँ, क्योंकि जो अखबार निकलते हैं कोई पत्रकार नहीं निकालता है। ये सारे अखबार सबके सब पूंजीपति निकालते हैं, इस देश के कारपोरेट घराने के लोग निकालते हैं उसको। पत्रकारों को खरीद लेते हैं, पत्रकारों को अपने मन माफिक कहते हैं लिखने के लिए, और अपनी विचारधारा को संपोषित करने के लिए, संपोषण करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हमको बताया जाता है। और किस तरह से अभी बिल्कुल नवभारत टाइम्स की चर्चा चली, तो मैं दिल्ली गया था और एक पत्रकार के घर में ठहरा था, और अवधेश कुमार का नाम आप सब जानते हैं। वहाँ पर गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम था,
उसमें मुझे लोगों ने बुला लिया, पत्रकारों ने, कि आप आइए इसमें कार्यक्रम में। तो वहाँ मैं चला गया था पत्रकारों के बीच में। मैं कभी मैं पत्रकार नहीं हूँ, मुझे क्यों बुलाया? कहा कि आप पत्रकारों के बहुत अच्छे, हम लोगों को आप मार्गदर्शन देंगे, आप बताइए हमारे बीच में। मैं वहाँ पर गया था, देखा तो उनको। तो ये जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, हमेशा विचार करना चाहिए कि हम जिस देश के वासी हैं, जिस राष्ट्र के वासी हैं, क्योंकि यह जो शब्द है नेशनलिस्ट जर्नलिस्ट अब बिहार के नेशनलिस्ट जर्नलिस्टों का ये संगठन है। अब ये सब नेशनलिस्ट कहते हैं, तो निश्चित तौर से जो आज पत्रकारों के विषय में कहा था कि पत्रकार की कोई दुनिया नहीं होती, पत्रकार का कोई देश नहीं होता, पत्रकार की कोई सीमा नहीं होती, पत्रकार तो वैश्विक होता है, वो यूनिवर्सल होता है, वो पूरा कॉस्मिक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हम नेशनलिस्ट कहते हैं तो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की एक सीमा हो जाती है, और जो राष्ट्र और देश की सीमा में जब आ जाते हैं तो फिर राष्ट्र की कुछ मान्यताएं होती हैं, उनका पालन करना पड़ता है। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज से 50 साल पहले इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर की तबीयत खराब थी, अपने बिल्कुल महल से निकले, तबीयत खराब थी, तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, तो वैसे लोग रहते हैं उनके यहाँ तो पीना पिलाना बिल्कुल सामान्य जीवन का हिस्सा है। वो अपनी ऑफिस में बैठ करके शराब पी लिए और अपने घर जाने लगे। तो थोड़ी दूरी पर था तो उसने निर्णय ले लिया कि मैं पैदल जाऊंगा। शराब के नशे में पांव लड़खड़ा, वो गिर गया और नाली में गिरा, अक्षरशः नाली में गिरा। सब कहते हैं कि एक शराबी जो डिबार डॉन्कार्ड है तो शराब पीता है तो नाली में गिरता, वो गिर गया नाली में। आपको आश्चर्य होगा कि पूरे इंग्लैंड के अंदर लंदन के पत्रकारों ने एक शब्द उसके लिए नहीं लिखा था कि हमारा पत्रकार शराब, ये प्रधानमंत्री शराब पी करके नाली में गिर गया। उनको के ध्यान में आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री के विषय में इस प्रकार की खबर आती है तो निश्चित तौर से पूरे विश्व के अंदर ये केवल प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं होती है, तो पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र की आलोचना होती है, हमारे देश की आलोचना होती है, हमारे देश की गरिमा, हमारे देश का गौरव धूमिल होता है। भारतवर्ष के अंदर ऐसा पर्यावरण है क्या? भारतवर्ष के अंदर ऐसी सिचुएशन है क्या? भारतवर्ष के अंदर पत्रकारिता का ऐसा स्तर है क्या? ये प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अभी ये चर्चा चली है कि 75 वर्ष भारतवर्ष की स्वाधीनता के हो गए हैं। इसमें रमेंद्र जी ने भी चर्चा की, अशोक जी ने भी चर्चा की। मैं आपसे बस एक आग्रह करना चाहता हूँ। भारतवर्ष के अंदर जैसे उदंत ये मानदंड की चर्चा चली, वहाँ से लेकर के वंदे मातरम से लेकर के हिंदुस्तान में पत्रकारिता जब मालवीय जी कर रहे थे, उस समय से मैं कह रहा हूँ कि ये एक अपने जीवन के सामने मर्यादा की रेखा खींची थी, उसका पालन किया लोगों ने। कभी भी पत्रकार स्खलित नहीं होता था और इस देश के सामने हमेशा एक राष्ट्रीय दृष्टि लेकर के सारे पत्रकार काम कर रहे थे। और आप ध्यान देंगे कि 1947 के पहले की पत्रकारिता का उसके जितने स्तंभ थे जिन्होंने इस पत्रकारिता को एक सिंचित किया था भारतवर्ष के अंदर, उसमें से तो लोकमान्य तिलक थे, अच्छे पत्रकार थे, केसरी के इतने वर्षों तक संपादक रहे। और केसरी के अंदर जो संपादकीय लिखा जाता था, जो समाचार आते थे, अंग्रेज उसके माध्यम से अपनी स्ट्रेटजी तैयार करते थे और उसके आधार पर वो आगे की नीतियां निर्धारित करते थे। तो कैसे पत्रकार होने चाहिए आप सब जानते हैं। केसरी का संपादकीय लिखते समय लोकमान्य तिलक को सूचना मिलती है उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। विचलित हो जाना चाहिए था उनको, अपने कर्तव्य से उठ करके घर भागना चाहिए था, संपादकीय को रोक देना चाहिए था। पूरा संपादकीय बिल्कुल फाड़ा जो लिख रहे थे, फिर दूसरा संपादकीय लिखा उन्होंने और उसी आधार पर उनको गिरफ्तारी उनकी हुई थी। इस प्रकार के इस देश के अंदर पत्रकार है। काला कांकर के महाराज, उन्होंने कहा था कि हमारी पत्रकारिता में आओ, हमारा कार्य देखो। मालवीय जी को, मालवीय जी ने शर्तें रखी थी कि ठीक है कि आप मालिक हैं, पत्रकार आप हैं, बिल्कुल पत्रकारिता जगत में आए हैं, अखबार निकाल रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप मुझे टोक देंगे कि ये समाचार इस तरह से लिखना है, मैं आपको छोड़ करके चला जाऊंगा। वैसे ही जैसे गंगा ने कहा था
शांतनु से कि जिस दिन तुम बिल्कुल भीष्म के विषय में चर्चा करोगे या जिसको मैं मार रही हूँ अपने बच्चों को रोकना चाहोगे, मैं तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी। उन्होंने शर्तें उनके सामने रहती। काला काकर के महाराज ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, यो मस्त आप आइए। लेकिन काला काकर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो प्रतापगढ़ के बाद काला काकर पड़ता है अयोध्या के रास्ते में, ये लखनऊ के रास्ते में। मालवीय जी ने पत्र ये संपादकीय लिखा। काला काकर के राजा जी कांग्रेस के थे, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आपने क्या लिखा है, इसको थोड़ा बदल दीजिए। मालवीय जी ने कहा कि कागज लाया, मेरे पास तो कागज लेकर के नहीं आया। राजा के पास कागज रखा था, कलम रखी थी, मालवीय जी के पास कागज आया, कलम लिया उन्होंने और उस पर अपना लिख करके 5 वाक्य दे दिया काला काकर के राजा को। राजा जब पढ़ते हैं तो यह क्या, मालवीय जी ने उनका इस्तीफा था लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने सत्य का उल्लंघन किया है, मैं आपके पास पत्रकारिता के मानक के आधार पर उसकी मर्यादा की रक्षा करने के लिए आया था, मैं आपकी गुलामी करने नहीं आया था, मैं आपकी नौकरी करने नहीं आया था। और वहां से निकल आए थे। तो भारतवर्ष के अंदर पत्रकारिता के मानदंड रहे हैं, उसके मेजरिंग रॉड रहे हैं। फिर हमको प्रश्न करना पड़ेगा कि इस मेजरिंग रॉड पर हम उस कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। दिस इज द क्वेश्चन एंड बीइंग ए जर्नलिस्ट यू आर आंसरेबल टू दिस क्वेश्चन। आप इसके लिए उत्तरदायी हैं, आप इसको उत्तर देना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कभी ये आरोप नहीं लगाता, कभी नहीं कहता कि पत्रकारिता आज भी जिम्मेदार है। लोग कहते हैं कि पत्रकारिता बड़ी स्खलित हो गई है, पत्रकारिता स्खलित नहीं हुई है। समाज के मानदंड, समाज के मूल्य, हर समाज के अंदर एक स्खलन हुआ है, ऐसा नहीं है। समाज में पैसा दे करके न्यूज छपाने वाले जब तक लोग रहेंगे तो न्यूज छापने वाले भी पैदा होते रहेंगे। लेकिन आप जब जिससे जुड़े हुए हैं नेशनलिस्ट पत्रकारिता से, तो आपको ये विचार करना चाहिए कि किसी राष्ट्र के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, उस दृष्टि से काम कर रहे हैं, उसका कल्टिवेशन कर रहे हैं, तो उस राष्ट्र के कुछ अपने प्रतीक होते हैं, उस राष्ट्र के कुछ अपने प्रत्यय होते हैं और उस राष्ट्र के अपने कुछ प्रतिमान होते हैं। ये 3 शब्द आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे प्रत्यय, हमारे प्रतिमान। आज की पत्रकारिता के सारे प्रतिमान बदल गए हैं, जिसको हम पैराडाइम कहते हैं एकेडमिक भाषा में, या किसी देश की जो नाभि होती है समाज के अंदर, किसी व्यक्ति की यदि चर्चा चले, उसका पेट खराब हो जाए तो दवाइयाँ खाता है, सब कुछ करता है। गांव का व्यक्ति आता है, कहता है कि जरा एक बार देखें तुम्हारी कहीं नाभि तो इधर उधर नहीं सरक गई है। उसके कारण भी कभी कभी पेट खराब हो जाता है और देखता है, नापता होता है तो नाभि कहीं इधर उधर थोड़ा एक सूत्र हो गई है, तो उसके कारण भी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो एड़ी पर उसके ठोकर मारता है और उसकी नाभि अपनी जगह पर आ जाती है। और भारतवर्ष के अंदर 150 वर्षों से जिस समय टाइम्स ऑफ इंडिया का इस देश के अंदर कार्य प्रारंभ हुआ, तभी से भारतवर्ष के अंदर पत्रकारिता का जो पैराडाइम था, पत्रकारिता का जो नाभि केंद्र था, वो पश्चिम की तरफ चला गया। और पश्चिम की पत्रकारिता ने भारतवर्ष को संचालित भी करना शुरू किया, उसका मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया और उसको दिशा बोध भी देना शुरू कर दिया, उसके लिए रास्ते बना दिए। उसी रास्ते पर चल करके हम पत्रकारिता को मान सकते कि पत्रकार हैं। ये इस देश के अंदर बड़ी विघातक असंगति को निर्माण करने वाली परंपरा भारतवर्ष के अंदर स्थापित हो गई। परिणाम इसका ये हुआ कि पत्रकारिता पर उस समय प्रश्न उठे थे, जिस समय सारे कांग्रेस के नेता जेल चले गए थे और केवल एक लोकमान्य तिलक पूना के अंदर थे, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि तिलक जी, कांग्रेस के सारे नेता जेल चले गए हैं, अब कोई बिल्कुल आपके निर्णय में सहभागी होने के लिए नहीं हमारे पास है, किसी के साथ बैठ करके आप निर्णय की पॉलिसी के विषय में चर्चा नहीं कर सकते, तो आखिर आप फैसला इतने बड़े कैसे कर लेते हैं? अकेले करते हैं आप फैसला, और आपका फैसला गलत नहीं होता है तो आप कैसे फैसला करते हैं? आपका तो कोई सुझाव देने वाला नहीं है, कोई आपको बाहर से सूचना भी देने वाला नहीं है, तो कैसे करते हैं? आप इस वाक्य को ध्यान में रखिएगा। ये उस समय लोकमान्य तिलक द्वारा दिया गया शब्द वाक्य है। उन्होंने कहा कि सुबह उठते ही मैं इस देश के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया निकलता है, उसके ग्रुप का कोई भी अखबार उठा करके पढ़ता हूं मैं, और उस अखबार में मेरी नीतियों की यदि आलोचना रहती है तो मैं सोचता हूं कि मेरा कदम, मेरा निर्णय बहुत सही है, और जैसे ही मैं देखता हूं कि मेरी नीतियों की प्रशंसा हो रही है तो मैं विथड्रॉ करता हूं अपना डिसीजन, और दूसरे दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की इच्छा के विपरीत बिल्कुल मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अपने
केसरी के अंदर संपादकीय लिखता हूँ। दिस वॉज द स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म ऑन दैट टाइम। आप इसको विचार करके, कुछ समय के जो जर्नलिस्ट होते थे तो किस तरह से विचार करते थे। आप देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर पत्रकारिता के क्षेत्र में महर्षि अरविंद उतरे हैं, वे भी पत्रकारिता किए हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर किए हैं, जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, 2 अखबार निकालने के उनके अनुभव रहे हैं डॉक्टर हेडगेवार के, और पत्रकारिता के माध्यम से देश के लोग उनको जानते भी थे। बहुत यशस्वी उन्होंने पत्र निकाले थे। तो इस देश के अंदर 1947 के अंदर बिफोर स्वाधीनता, बिफोर, हम उसको आज़ादी नहीं कहते हैं, कुछ बातों को आपको एक पत्रकार के नाते कुछ शब्दों के ध्यान रखना चाहिए कि इस देश के अंदर कुछ शब्द बड़े प्रचलित कराए गए। उन शब्दों से अपने आप को पहले हमको स्वाधीन होना पड़ेगा। एक कॉलोनियल माइंडसेट से हमको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। वी हैव टू फ्री अवरसेल्फ फ्रॉम द कॉलोनियल माइंडसेट बिफोर। तो हम कैसे करेंगे इसको? उससे हम कैसे बिल्कुल औपनिवेशिक मानसिकता से हम अपने आप को मुक्त करें? तो भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है, भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी ऐसी शब्दावलियाँ हैं। उन शब्दावलियों के ऊपर नहीं जाते हैं। आज़ादी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया है, किसने इस बिल्कुल इनकलाब शब्द है, आज़ादी शब्द है। ये पत्रकार, भारतीय पत्रकार के, राष्ट्रीय पत्रकार के नहीं हो सकते। इनकलाब तो किसी भी चीज़ के खिलाफ बिल्कुल वो बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। आज़ादी शब्द भी आज कितना बदनाम हो गया। कहीं तुम्हारा ये इसमें पक रही है खिचड़ी, तो थोड़ा सा इसको ठीक करो। ये उससे कभी भी पत्रकारों के लिए भी एक विशेष तौर से है कि जब भी आप माइक रखते हैं, तो आप जब भी कोई माइक रखते हैं तो स्टैंड वाला माइक रखना चाहिए। और ये बिल्कुल हैंडसेट बहुत खराब होता है, हमेशा ये डिस्टर्ब करता है। अब लगातार उसमें खिचड़ी पक रही है, तो एक अच्छा नहीं रहना चाहिए। और बताना चाहिए उन लोगों को कि उनके पास सेट अच्छा नहीं है, तो ये भी ठीक रखना चाहिए। तो ये बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को आज़ादी शब्द, ये 75वें वर्ष के अंदर जो बातें आई हैं, सरकार ने भी कुछ अपने पंपलेटों पर, अपने फलक पर, अपने पोस्टरों पर ये शब्द आज़ादी के रखे थे। हम लोगों ने प्रतिवाद किया कि आज़ादी शब्द किससे, बिल्कुल जेएनयू से निकले हुए लंपट लोगों ने आज़ादी आज़ादी की चर्चा की। तो आज़ादी शब्द है यानी सबसे बिल्कुल फ्री हो जाना, अनुशासन के बाहर चले जाना। लेकिन हमने उस शब्द कहा है कि स्वाधीनता के 75 वर्ष, स्वतंत्रता के 75 वर्ष हमारे हैं। तो स्वाधीनता जैसे हम कहते हैं तो आप अनुशासन के बाहर नहीं जाते हैं, स्वयं के अधीन। इसीलिए हमारे देश के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन्ड एक समाज खड़ा होना चाहिए। ये दृष्टि समाज के अंदर आनी चाहिए कि हम सब लोग बिल्कुल, हमारी कलम हम स्वच्छंद नहीं है, हमारी लेखनी हम स्वच्छंद नहीं है, हमारे विचार हम स्वच्छंद नहीं है। ये सब के सब बिल्कुल राष्ट्र की परिधि में होते हैं। और राष्ट्र के प्रतिकूल, राष्ट्र के विरुद्ध यदि कोई भी विचार आते हैं, राष्ट्र के विरुद्ध यदि कोई भी बात ऐसी आती है, तो हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। अपने राष्ट्र का गौरव, अपने राष्ट्र की गरिमा, अपने राष्ट्र का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा कहीं से धूमिल नहीं होनी चाहिए। आप दुनिया के पत्रकारों को देखेंगे, भारतवर्ष के अंदर 30 से 32 पेपर ऐसे हैं जो विदेशियों द्वारा संचालित है। आप उनका उठा करके बायोडाटा देखिए, उनका जीवन वृत्त उठा करके देखिए, तो उसका तो संपादक विदेशी है, तो उसका मालिक विदेशी है। लेकिन अपने देश के खिलाफ, भारतवर्ष के अंदर भारत के खिलाफ वो सारी बातें करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। आनंद जी ने बहुत संकेत दिया था और उन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी। मैं उस पर विषय पर नहीं आऊंगा, लेकिन आनंद जी ने उस विषय को आपने सामने रखा कि कोरोना पीरियड में पत्रकारिता का स्वरूप कैसा हो गया था, किस तरह से बिल्कुल अनर्गल और झूठी बातें पत्रकारिता के माध्यम से समाज के अंदर परोसी गई। और उनका उद्देश्य क्या था? एक फियर साइकोसिस क्रिएट करना, एक हैवोक क्रिएट करना और सरकार के खिलाफ एक फाल्सिफिकेशन, एक फाल्स नोशन क्रिएट करना समाज के अंदर। ये बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। प्रतापगढ़ के पास में गांव है, उस गांव के अंदर 9 लोगों की मृत्यु हुई। और 9 लोगों की जो मृत्यु हुई तो भिन्न भिन्न लोगों से, इसमें 90 साल के तो 5 लोग थे और उनको बिल्कुल पहले से 90 की उम्र वाले 5 लोगों में से 3 का वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। 2 लोग ऐसे थे वहां पर। और
बाकी में से वो एक्सीडेंटल मृत्यु उस गांव के अंदर हो गई थी। पत्रकारों ने क्या निकाला, और उस गांव के लड़के कबड्डी खेल करके 40-50 की संख्या में नौजवान लोग गए। इसके विषय में वहां के लोगों ने उनको चेताया भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम इतना लोग बिल्कुल ओपन जा करके कोरोना पीरियड में कबड्डी खेलो, ठीक नहीं है। वो नहा करके बगल की एक छोटी सी नदी है उसमें स्नान करने जा रहे थे। पत्रकारों ने क्या निकाला वहां पर, इलाहाबाद के पत्रकार, और ये टीवी पर चैनलों पर चलाया जा रहा था कि प्रतापगढ़ के इस गांव के लोगों को अपना नंगे गांव कोरोना के कारण पीड़ित होकर के नंगे भाग रहे हैं पूरा गांव छोड़ करके। वो फोटो दिया था वहां पर। यानी भारतवर्ष के अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से इसको प्रस्तुत करना, किस तरह से किसी को बदनाम करना, तो पत्रकारिता का ये सच्चा स्वरूप नहीं है। और इसलिए नेशनलिस्ट पत्रकारिता का एक इस देश के अंदर अभाव है। इसलिए आप सब लोगों ने इसको अनुभूति में अपने लिया है। मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा नहीं हुआ है, आप लोगों की अनुभूति ने, आप लोगों के दायित्व बोध ने, आप लोगों की इच्छा ने कि भाई ये सारी की सारी पत्रकारिता है, ये अमेरिकन भाषा बोलते हैं पत्रकार, ये इंग्लैंड की भाषा बोलते हैं, फ्रांस की भाषा बोलते हैं, और हमारे यहाँ हिंदी पत्रकारिता की कितनी दुर्दशा हो गई कि आज भी हम उनका उच्छिष्ट खाने के लिए, परोसने के लिए अभिशप्त हैं। हम बिल्कुल अपने देश के अंदर इतना प्लेथोरा पेपर्स बिल्कुल संविधान का बना के रख दिया, लेकिन अपने देश के अंदर अपनी शक्ति को हमने पहचाना नहीं। तो पत्रकार को अभिशप्त हनुमान की तरह नहीं रहना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। आप तो इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं और बार बार दुहाई दी जा रहे थे कि बहुत कम संख्या पत्रकारों की होती है, बहुत कम लोग हैं। इस दृष्टि से आप बहुत बड़े हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि इवन ए माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ वन इज एबल टू चेंज द होल हेमिस्फीयर ऑफ द सोसाइटी। भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने भी कार्य किए हैं, केवल एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी भी इस देश के अंदर दी जज्बा के साथ खड़ी हो जाए तो दे आर एबल टू चेंज द हेमिस्फीयर ऑफ द सोसाइटी। समाज के संपूर्ण वातावरण को बदल सकते हैं। इतने पत्रकार बैठे हुए हैं तो आपको करना चाहिए उसको। दूसरी बात मैंने कहा कि शब्दावली अपनी गढ़िया, धर्म को स्वाधीनता के 75 वर्ष में हम लोगों ने तय किया है। सरकार को भी सुझाव दे रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं तो ये तो सरकारें करेंगी भी, सरकार बहुत बड़े पैमाने पर उसका आयोजन करेगी। उस आयोजन को चलाने वाले कोई IAS ऑफिसर होगा, कोई बिल्कुल IPS ऑफिसर होंगे। सबका एक माइंड सेट है, वो अपने ढंग से चलेंगे। और उर्मिला थापर को पढ़ करके IAS बने हैं, वो इरफान हबीब को पढ़ करके IAS बने हैं, IPS बने हैं, वो सतीश चंद्रा को पढ़ करके बने हैं, बिपिन चंद्रा को पढ़ करके बने हैं, रामचंद्र गुहा को पढ़ करके वो IAS और ऑफिसर बने हुए हैं। सारे के सारे लोग उनके पास न तो इतिहास की दृष्टि है, न तो समाज की दृष्टि है, एकदम समाज से कटे हुए लोग हैं। ऐसे लोग इस स्वाधीनता के आंदोलन को चलाएंगे और निश्चित तौर से उनके बिल्कुल भाषणों में आजादी शब्द बार बार आएगा। उसको आजादी के रूप में देखेंगे तो हम कहीं किसी से अपने आजाद नहीं हैं। हम आजाद नहीं हैं, हम स्वाधीन हैं। डिसिप्लिन देयर भारतवर्ष के अंदर हमेशा ध्यान रखेंगे कि राजतंत्र जब इस देश के अंदर था, रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था, ऋषि वशिष्ठ थे वहां पर। तो ऋषि वशिष्ठ के सामने 7 फेरा लेते हैं राजा। तो वो कहे उन्होंने कि मैं राजा हो गया हूं, अब राजा होते ही अदंड्यो अस्मि, अदंड्यो अस्मि, अदंड्यो अस्मि, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। राजा को कौन दंड देता है? सबको दंड देने वाला राजा है, मुझे कौन दंडित करेगा? अब तो मैं अदंडनीय हो गया। तो वशिष्ठ पलाश का एक दंड लेकर के रामचंद्र जी की पीठ पर, उनके सिर पर ठोकते हैं और कहते हैं कि नहीं राजन, धर्मदंड्योऽसि, धर्मदंड्योऽसि, धर्मदंड्योऽसि। धर्म का दंड तुम्हारे ऊपर है। समाज ने जो कानून बनाए, समाज ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों से तुमको भी संचालित होना है। तुम्हारे नियम से समाज संचालित नहीं होता, समाज द्वारा अलग से व्याख्यायित किया। तो इसको कहा कि सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो ये धर्म है, इसलिए धारण करना। अब धारण करने से कोई धार्मिक हो जाएगा ऐसा नहीं है। अब धारण करने का मतलब क्या है कि आपके अंदर वो वर्च्यू है, आपके अंदर वो गुण है। हम पत्रकार हैं इसलिए हम पत्रकार हो गए, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं, ऐसे मानने की कोई जरूरत नहीं कि मैं पत्रकारिता में हूँ। आज हमारी बिल्कुल हमने कोई बाइट हमको मिल गई, दिन भर में हमने 10 से 15 हम एक समाचार बना कर भेज देते हैं। पटना में वो समाचार छप जाता है, 8-10 भेजते हैं, उसमें से 5 से 6 छप जाते हैं। उस समाचार का हमको कुछ पैसा मिल जाता है, इसके कारण हम पत्रकार हैं, ये मानने का कोई ये भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि पत्रकार के जो गुण है आपके अंदर है कि नहीं है। यदि जल के अंदर वो शीतलता उसकी समाप्त हो जाए
अग्नि का अग्नि तत्व समाप्त हो जाए तो उसकी संज्ञा से वो संज्ञायित नहीं किया जा सकता, वो पच्युत हो जाता है। इसे हमेशा पत्रकार की बात ध्यान रखनी चाहिए। तब आगे हुआ कि भाई इसको कैसे हम कहेंगे, तो कहा कि अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति जिससे होती है उसको धर्म कहते हैं। तो महर्षि कणाद ने इसकी परिभाषा दी। तो फिर लोगों ने लगा कि भाई धारण करने से क्या होता है, धारण करने से तो बहुत भ्रम की स्थिति होती है। आपको दो उदाहरण बताता हूँ। जैसे बिल्कुल अपने देश के अंदर 2 शब्द हम कहते हैं। पहला शब्द तो आता है वंशीधर। यहाँ मेला खूब लगता है, यहाँ पर भी मेला लगता है, थावे का मेला लगता है, आप सब लोग जाते हैं। थावे के मेला में तो सब कुछ मिलता है, वो गुड़ वाली जिलेबी से लेकर के, और वहाँ पर जो टिकरी है वो भी उससे भी बड़ा फेमस वहाँ की है, उससे लेकर के मेला में बांसुरी बजाने वाले और बांसुरी भेजने वाले खूब मिलते हैं। यानी उनके कंधे पर 1000 बांसुरी लदी रहती है और इतना अच्छा बजाते हैं कि मेरे जैसा नाड़ी व्यक्ति भी कभी बांसुरी बजा नहीं था, तो मैंने उस बांसुरी को सुन करके एक बांसुरी खरीद लिया था। घर जाते जाते तोड़ करके फेंकना पड़ा, क्योंकि मैं जब फूंकता था तो स्वर नहीं निकलता था, वो मेरी बेहूदगी उसमें से बाहर निकलती थी, तो उसमें से स्वर ही नहीं निकला। वो तो कितना बजाता है, बहुत बढ़िया बजाता है, और इससे प्रेरित हुआ मैं। लेकिन जब हम वंशीधर कहते हैं तो उस बांसुरी बजाने वाली की छवि हमारे सामने आती है क्या? वंशीधर की ये शब्द चर्चा करते समय किसकी छवि आती है? इस देश के अंदर को लेकर ही व्यक्ति की छवि उभरती है हमारे सामने। वो कृष्ण की छवि है हमारे देश के अंदर। सुल्तानपुर में आप जाएंगे, लाखों लोग, अब तो अभी कोरोना पीरियड में कोई गया नहीं, लाखों लोग वहां से कांवर में जल उठाते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, और सब बिल्कुल गंगाधर बन करके जाते हैं वहां देवघर में। उनको गंगाधर कहेंगे क्या? धारण करने से गंगाधर नहीं है, धारण करने से वंशीधर नहीं है। वंशीधर कहने से केवल एक कृष्ण सामने उसकी छवि आती है, गंगाधर कहते ही शिव की छवि हमारे सामने आती है। आप पत्रकार हैं तो अगर आपके पास कलम है और किसी पत्र ने आपको आइडेंटिटी दे दी है, कार्ड दे दिया, इसलिए आप पत्रकार नहीं हो जाओ, आपने धारण किया है। लेकिन जो शिवत्व है, जो पत्रकारिता है, वो आपके अंदर उतरी है कि नहीं उतरी है? इसलिए आप उसको ध्यान में रखें कि राष्ट्र के खिलाफ हमारा कदम नहीं जाना चाहिए, राष्ट्र के विरोध में नहीं जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल कोई गलत काम करता है और आपको लगता है कि राष्ट्र के खिलाफ है, तो निश्चित तरह से उसकी बाह मरोड़ दीजिए, उसकी जबान पकड़ लीजिए। लेकिन देश के अंदर प्रधानमंत्री है, इस देश के लिए कोई कार्य अच्छा करने वाले लोग हैं, तो तुरंत आपको साथ काम करना चाहिए, उनके जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। समाज के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं, कोई राजनीतिक समाचार छापना पत्रकारों का कार्य नहीं है। ये बहुत दुर्दांतता की श्रेणी में चीजें आती हैं कि केवल राजनीतिक पत्रकार, यहाँ का कोई बुला दिया, उसने बुला दिया, और इसीलिए आज पत्रकारिता थोड़ी लांछित हुई है कि हम सब लोग बिल्कुल तैयार हैं। आज एक पत्रकार, मैं चर्चा चल रही थी, मैं गया था बनारस से जाना था जब गोरखपुर, तो हमारे एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकार पूरम में मुझे ले गए, तो वहाँ सब पत्रकारों को वहाँ पर पैसे दिए थे उन्होंने। अब वो बहुत बड़ी कॉलोनी बन गई पत्रकारों की, उसमें कोई भी अपनी जमीन प्राप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में मैं कहा कि आप लोगों ने जमीन ले करके कभी भी विचार किया है कि आप बिल्कुल राष्ट्र के खिलाफ नहीं लिखेंगे? उस नेता के तो पक्ष में आपको लिखना पड़ेगा। और आपने देखा है कि जिस समय मुलायम जी, जिस समय वहां पर अखिलेश थे, सारी घटनाएं उनके पक्ष में जाती थी, सब उनके पक्ष में लिखते थे लोग। यहाँ पर भी वो सब चलते हैं। वो भीतर की जो साजिश है, षड्यंत्र, उसके शिकार पत्रकार हुए, मैं जानता हूँ। बड़े बड़े पत्रकार मेरे मित्र हैं यहाँ पर, सबको मैं जानता हूँ, पूरे देश के अंदर ऐसा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक पत्रकार जिसको आप आदर्श मान सकते हैं कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में इंदिरा गांधी जैसी भी उनके सामने बोलती नहीं थी, डर के मारे कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वो ये जबान पकड़ लेगा व्यक्ति। अरुण शौरी का नाम आपने सुना है, जिस समय वो इसमें इंडियन एक्सप्रेस में संपादक थे, तो उन्होंने एक लेख लिखा था, दे आर इंटेलेक्चुअल कॉल गर्ल्स। ये बहुत बड़ी गाली थी, पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा एवोक क्रिएट हो गया था, इतनी चर्चा चलने लगी थी, लोग कहना शुरू कर दिया he has gone mad being a journalist, he was not supposed to write such a story। न्यूज़पेपर होगा बहुत बेवकूफ है, तो लोग पागल हो गया, क्या लिखता है, they are intellectual call girls। तो उन्होंने लिखा था, विचार करिए कि इस देश के अंदर एक जिम्मेदार पत्रकार जो बिल्कुल बिना प्रमाण के किसी बात को इतनी अथाह पुस्तकें लिखी, उसने समाज के प्रत्येक विषय पर उसने लिखा है, वो व्यक्ति इस बात को कहा, तुमने लिखा है कि आज दिल्ली के पत्रकारों की स्थिति कैसी होगी। हमारे दिल्ली के नेता लोग उनको 5 स्टार होटल बुलाते हैं, ये कॉकटेल पार्टी देते हैं। आप इस बात को जानते हैं कि कॉकटेल पार्टी का अर्थ क्या होता है?
तो कॉकटेल का मतलब तो ये होता है मिला जुला करके आप नीट लेते हैं कि मिला करके लेते हैं, सब ये भाषा चलती है पत्रकारों की दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि इनको कॉकटेल पार्टी दे करके अपने पक्ष में कुछ भी लिखवाया जा सकता है। दे हैव बिकम टारगेट्स ऑफ द सोसाइटी। और ये लेख उनका आज से 25 साल पहले था, आज भी वो समीचीन है। मेरा ये कहना, मैं इंगित कर रहा हूँ कि आज भी वो समीचीन है। इसलिए आप जब ये संगठन बनाए, समाज के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, यू नो, आप सब जानते हैं। और जान करके आपने इस नए संगठन को निर्मित किया है। और सब नौजवान और इतने अच्छे प्रखर, सब पढ़े लिखे, आजकल की पत्रकारिता में कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं आ रहा। कोई बिल्कुल ग्रेजुएशन करके आया है, कोई MA करके आया है। और बहुत आपके यहाँ का लड़का IIMC में बिल्कुल गया हुआ है। मैं उसको बताया, यहीं पर भी भगवान को गया था, तो बहुत हमारा प्यारा है, वहाँ माखनलाल से पढ़ाई किया था। बहुत सारे पत्रकारिता के जो वाइस चांसलर लोग हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं, मित्र लोग हैं, उनको मैं बताता रहता हूँ कि आप जो कभी भी चर्चा करते हैं क्या, जो विद्यार्थी निकलता है कि भाई तुमको पत्रकारिता के किस मानदंड पर काम करना है, कैसे खड़ा उतरना है, तुम्हारा आदर्श कौन बने, तो निश्चित तौर से आदर्श के नाते 1947 के पहले आप जाएंगे। लोकमान्य तिलक जैसा व्यक्ति, इस देश का पत्रकार, महर्षि अरविंद जैसा, हमेशा महर्षि अरविंद इस देश की जो मनीषा है, जो इस देश का धर्म है, इस देश की शब्दावली, उसकी चर्चा करते हैं। और इसलिए अंतिम बात क्या करके अपनी बात समाप्त करता हूँ कि पूरे इस काल में मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के अंदर पत्रकारों ने ये 75वीं स्वाधीनता दिवस के रूप में उसको मनाना चाहिए। कहीं कोई पत्रकार नहीं मना रहा है। आप एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, यू आर सेटिंग द पैरागन फॉर द अदर्स जर्नलिस्ट। आप नेशनलिस्ट पत्रकार के नाते पूरे बिहार के अंदर ये पहले कार्यक्रम का उद्घाटन और भी जगह जगह करेंगे, इसलिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ। और पूरे इस पीरियड में धर्म को धर्म के नाते, आप अंग्रेजी में भी, आप इसमें कोई टाइम्स ऑफ इंडिया के होंगे, हिंदुस्तान टाइम्स के होंगे, जो भी अंग्रेजी में जो पत्रकार होंगे, पत्रकार ये बिल्कुल समाचार लिखते होंगे, आप न्यूज राइटिंग करते होंगे, तो आप जहाँ धर्म आता है उसको रिलीजन शब्द से उसको अनुवादित मत करिएगा, उसको रिलीजन नहीं कहिएगा, आज़ादी शब्द एकदम नहीं कहिएगा, स्वाधीनता कहिएगा, स्वतंत्रता कहिए, यही 2 शब्द उपयोग करिए। धर्म को कभी रिलीजन नहीं कहिएगा। अंग्रेजी में लिखते हैं तो कल्चर को कभी, बिल्कुल संस्कृति को कल्चर नहीं कहिएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर जो हमारी संस्कृति है वो अंग्रेजी की कल्चर नहीं है। आज तो हमारे देश में तो कल्चर शब्द कितना प्रदूषित जैसा हो गया है। जो पैथोलॉजिकल प्रयोग होते हैं उसको भी हम कल्चर कहते हैं। जैसे यूरिन कल्चर होती है, और 2 वृक्षों को एक साथ मिला करके, उनके कलम को मिला करके तीसरा वृक्ष हम पैदा कर देते हैं, तो भी कल्चर होती है। भारतवर्ष की संस्कृति ये संस्कार से निकली हुई संस्कृति है। हमारे देश में मलयालम में आप जाएंगे, संस्कृत का वाङ्मय उठाएं आप, तो संस्कृत के किसी वाङ्मय में, संस्कृत के किसी शब्दकोश में आपको संस्कृति शब्द नहीं मिलेगा। कि कहीं संस्कृति शब्द नहीं है। भारत ने तो केवल संस्कार शब्द जाने थे। जिन संस्कारों के अंदर हम पले बढ़े हैं, उन संस्कारों को अपने अंदर हम हृदयंगम करें, उसको हम इम्बाइब करें, और समाज के अंदर एक अच्छे पत्रकार के नाते हमारी कलम डिविएट नहीं होगी। किसी भी पत्रकार को ये बात ध्यान रखनी चाहिए, और उसको ध्यान रखिए कि आपको प्रवक्ता नहीं बनना है, पत्रकार बनना है, लेकिन अच्छी चीजों का ये काम करिए। ये सामान्य तौर से, जैसे आनंद जी ने अपने विषय रखे, चुनौतियां तो सब जगह हैं, लेकिन ग्रामीण पत्रकारों के लिए आपको अपनी आंखें खोलिए और कान खोल कर रखिए। तो पत्रकारिता के लिए केवल अपने आइवरी टावर में बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके समाचार गढ़ना, ये स्खलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये इस प्रकार का स्खलन आपके अंदर नहीं आना चाहिए। एक पत्रकार को भारतवर्ष के अंदर कोई भी, केवल नारद भगवान को एक ही लोक था जहां वो जा नहीं सकते थे, वो सूर्य लोक था। नारद तो ब्रह्मा के पुत्र थे, ब्रह्मा जाते थे वहां सूर्य लोक में, शिव जाते थे वहां पर सूर्य लोक में। सभी लोकों में नारद को अनुमति मिल जाती थी जाने की, लेकिन वहां पर अनुमति नहीं थी। ब्रह्मा से उन्होंने पूछा कि मैं आपका पुत्र हूँ। आजकल के तो नेता जब कहीं भी कार्यक्रम में जाते हैं तो अपने पुत्र को ले करके जाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा प्रोमिसिंग लीडर निकल रहा है तो राजनीति के अंदर 3 शब्द चलते हैं, एल्बोइंग आउट है, लेग पुलिंग है, वो भी नहीं होता, मड स्लिंगिंग है, पीठ पीछे उसके खिलाफ बिल्कुल कीचड़ उछलना, उसको बदनाम करना है, सारे साथ काम चलते रहते हैं। लेकिन आप तो मुझे कभी लेकर के जाते नहीं है, सूर्य के जाते हैं महल में, वहां जाते हैं, उनके सभा में जाते हैं, आप मुझे भी लेकर के चलिए, ऐसा उन्होंने कहा। ब्रह्मा ने कहा कि तुम मेरे पुत्र के नाते
तुम वहाँ नहीं, मेरी आवाज़ जा रही है ना? तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र के नाते तुम सूर्य के महल में, सूर्य की सभा में जाने के अधिकारी नहीं हो, तुमको तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। आपको आश्चर्य होगा, आपको आगे कितनी साधना करनी पड़ेगी। एक पैर पर खड़ा होकर के नारद जयंती मनाते हैं पत्रकार लोग, एक पैर पर खड़ा होकर के 11,000 वर्षों तक तपस्या किए हैं, तब सूर्य का कपाट उनके खुला है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि नारद की तरह एक तपस्या में रत पत्रकारिता का जो पुजारी है, तो चाहे आपका मालिक चाहे जिस विचारधारा का संपोषण करता होगा, आपकी निष्ठा, आपकी कन्विक्शन के सामने, आपकी प्रिंसिपल के सामने उसको भी झुकना पड़ेगा। और इसलिए अपनी योग्यता बढ़ाइए, लेखनी की ताकत बढ़ाइए। अभी सुरेंद्र किशोर का आपके सामने उदाहरण देता हूँ। सुरेंद्र जी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, जब यहाँ हिंदुस्तान में लिखते थे पटना के अंदर, तो वो जब भी कोई लिखते थे, स्टोरी डालते थे, तो एक ओपिनियन मेकिंग करते थे। राम बहादुर राय आज भी ओपिनियन मेकिंग का काम करते हैं, हमारे मित्र हैं वो। बिल्कुल आप एक ओपिनियन मेकर हो सकते हैं राष्ट्र के विषय में, देश के विषय में। देश जहाँ पर होगा, तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, ये दृष्टि लेकर के आप चलेंगे, तो आप उस पत्रिका के, ये पत्रकारिता के प्रतिमान को, उसके प्रत्यय को आप स्वीकार करें। क्योंकि आज सारे विदेशी प्रत्यय हमने स्वीकार कर लिए हैं, हर भाषा में आ रहा है वो। इसलिए आप उस आदर्श को अपने जीवन के अंदर रक्षित करें। एक पत्रकार के नाते मैं कहता हूँ कि आप इसको आप आगे बढ़ाएं, तो आप निश्चित तौर से बड़े यशस्वी पत्रकार हैं। यहाँ बड़ी अच्छी टीम है। अशोक जी बहुत अच्छे लेखन करने वाले हैं। उनका मैंने जिस समय इनकी PhD थीसिस सबमिट कर रहे थे, उस समय मैंने देखा था, इनके पास वो जज्बा है। विजय जी अच्छे राइटर हैं, आनंद जी अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छा लिखते भी हैं, नीलमणि जी आपके पास हैं, आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे, कभी स्खलित नहीं होएगा। और गांव के अंदर भी आप ध्यान रखिए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं। गांव के लोगों ने कोरोना के समय में लोगों का इतना आधार प्रस्तुत किया है, इतना बेस निर्माण किया है कि वे सबके सब लोग बिल्कुल गाँव के अंदर पूजनीय हो सकते हैं। समाचार के स्थान में प्राप्त नहीं हुआ। एक तरफ जैसे इन्होंने संकेत किया था कि 75 वर्ष में पूरे देश के अंदर एक खतरनाक एक विमर्श इस देश के अंदर चलाया गया। खतरनाक इस देश के अंदर एक ये कहा जा सकता है कि इस देश में एक बहस चलाई गई और ये कहा गया कि पूरे देश की जो स्वतंत्रता थी, इस देश का जो स्वाधीनता थी, एक परिवार के हवाले कर दिया, तो उन्होंने इस देश की स्वतंत्रता को प्राप्त किया। अभी हमने इस पर काम किया। हमारा एक पत्रकार है, बहुत अच्छा पत्रकार है वो, उसका नाम अंकित जायसवाल है, अभी वो लखनऊ में है। मैं कहा कि तुम जहाँ से आते हो बलिया के अंदर, तुम जाओ वहाँ पर, बिंगे पत्रकार, तुम्हारा एक कर्तव्य है। बलिया बिल्कुल क्रांतिकारियों की धरती मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि उस समय जब अंग्रेजों का शासन था, तो तुम एक काम करो कि बलिया में कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोग जेल गए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने तक वो अपना पेट्रोल जला करके मोटरसाइकिल से गांव-गांव में घूमा, थाने में घूमा, आर्काइव में गया है, और 500 लोगों के गांव का नाम, उनके पिता का नाम, किस धारा में जेल में गए हैं, उस धारा का नाम, किस जेल के अंदर बंद रहे हैं, 500 लोगों के बायोडाटा उसने निकाल कर लिए हैं। आपको पता नहीं होगा, हमारे पत्रकारिता के हेड हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लेख लिखा, वारेन हेस्टिंग्स बनारस से, उसकी कितनी महिमा मंडित किया गया है। वारेन हेस्टिंग्स ये साड़ी पहन करके काशी से भागा है, काशी के पुरुषार्थ के सामने, वहाँ पर युद्ध की क्षमता के कारण उसको भागना पड़ा वहाँ पर। और आज भी रामनगर में 7 सैनिकों की कब्रें बनी हैं, उसको अंग्रेजों ने मिटा देने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारिता जगत के हमारे हेड अभी हैं, उन्होंने इसको निकाला है और उसको बहुत बढ़िया आलेख तैयार किया है। आप भी सिवान के अंदर एक क्रांति की धरती रही है, सिवान कम नहीं है, छपरा, गोपालगंज, कितने लोग यहाँ पर आपके गांव के अंदर जो मृत्यु को प्राप्त हुई, जिनको फांसी हो गई होगी, जो जेल गए होंगे, ऐसे लोगों की सूची निकाले, उस पर यदि आप लिखें 2000-3000 शब्दों में आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो वे डॉक्यूमेंट आपके गांव का इतिहास होगा, भारत का इतिहास। रमीला थापर के लेखन में नहीं है, वो बिपिन चंद्रा के लेखन में नहीं है, वो रामशरण शर्मा के लेखन में नहीं है, वो भारत का इतिहास भारत के गांव के अंदर है, अवस्थित है। उस इतिहास को आप निकाल सकें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। आप लोग इस पर लिखिए, गांव-गांव के अंदर देखिए कि अंग्रेजों के समय में इस स्वाधीनता के लिए किनका योगदान कितना था, स्वतंत्रता के लिए किसने बिल्कुल अपना बलिदान दिया। कुर्बानी शब्द का उपयोग मत करिएगा कभी भी, भूल करके भी, क्योंकि पत्रकार
भूल जाता है अपने शब्दों के विषय में कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है, उसका कहाँ से, उसका डिराइव कहाँ से हुआ है, कहाँ से उसका स्रोत है। आप ध्यान रखेंगे कि स्रोत पर ध्यान रखिए और गंतव्य पर ध्यान रखिए, और हमारा माइल स्टोन जो है उस पर ध्यान रखिए कि हम गलत रास्ते में जा रहे हैं कि सही रास्ते में जा रहे हैं। आपका माइल स्टोन सही है, आपका मार्ग बताने वाला जो पत्थर वो सही है, तो आप मानिए कि डेस्टिनेशन हमारा अच्छा है। इसलिए मार्ग भी अच्छा चुनना चाहिए पत्रकार को। अच्छी खबरें, गांव के अंदर से खबरें इतनी अच्छी निकलती हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल पॉलिटिशियन जो देते हैं स्टेटमेंट्स, वो खबर नहीं होती है। समाज के अंदर कोई एक अच्छा काम हो रहा है। अभी कोरोना पीरियड में मैं गया था गांव के अंदर, वहाँ बैठे एक डॉक्टर के विषय में चर्चा चलाई लोगों ने कि चैनपुर के अंदर वो डॉक्टर 24 घंटे बिल्कुल उसकी क्लिनिक खुली रहती थी। डॉक्टर लोग भाग जाते थे, कोई देखते नहीं थे। एक परसेप्शन बनी थी पूरे उत्तर भारत के अंदर कि यदि तुमको कोरोना हो गया और चले जाओगे हॉस्पिटल में तो जी करके नहीं आओगे, बचोगे नहीं। ऐसी स्थिति हो गई थी लोगों की, तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाता था, घर में क्वारंटाइन होकर के अपना इलाज करते थे। लेकिन वो डॉक्टर हरनिश काम किया। वहाँ पर कबीर चौरा अस्पताल है, पटेल जी वहाँ पर हमारे ये डॉक्टर हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, लेकिन मैं मरीजों को छोड़ करके नहीं जाऊँगा। उनको बिल्कुल योगी जी आए थे, उनको पुरस्कृत किया बुला करके कि ऐसे ही डॉक्टर समाज के अंदर चाहिए। तो ऐसे डॉक्टरों की खबर दी आती है, आप उनको छापते हैं तो समाज के अंदर एक सच्चा संदेश, एक सही बात आप ले करके जाएंगे, लोगों को प्रेरित करने का काम भी आप कर सकेंगे। तो ऐसी ऐसी खबरों को भी छापिए, निकालिए उस खबर को। और कैसे न्यूज़ लिखना है सब आप जानते हैं। न्यूज़ के अंदर किस तरह से उसको लिख करके प्रस्तुत करेंगे ताकि आपका वहाँ जो न्यूज़ छापने वाला संपादकीय मंडल उसको छाप सके। तो इस तरह से आप कुछ निकालें और सत्य के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़ेगा। एक सत्य है कि असत्य है, क्योंकि बड़ा ही बिल्कुल सापेक्ष शब्द है, ये बिल्कुल रिलेटिव शब्द है। पत्रकार का काम है सत्यवादिता का और असत्यवादिता का नहीं है, ठीक है। इसको कोई व्याख्यायित नहीं कर सकता। ये कथा कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक राजा था, बड़ा सनकी था। पहले के राजा तो सनकी होते थे, कुछ ऐसे आदेश निकालते थे कि उसका अर्थ ही गलत हो जाता था। उसने आदेश निकाला कि मेरे राज्य में एक भी व्यक्ति जो असत्य बोलता हुआ पाया जाएगा उसको दूसरे दिन फांसी चढ़ा दी जाएगी। अब पूरे देश के अंदर एक आतंक फैल गया कि ये क्या हो गया, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। उसका जो गुरु था राजा का, वो जंगल में रहता था, आश्रम में रहता था। उसके पास खबर गई या पहुंचाई गई तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है। कहा कि आप ही रोक सकते हैं राजा, ये तो बिल्कुल पूरे देश को फांसी पर चढ़ा देंगे ऐसे कहकर। सनकी राजा ने ऐसा आदेश दिया है। गुरु ने कहा कि मैं कल जाऊंगा, राजा से मिलने के लिए जाऊंगा। राजा के नियम था कि अपने बिल्कुल महल के बुर्ज पर खड़ा हो जाता था, लोग उसका दर्शन करने आते थे। सुबह सुबह दर्शन देता था परंपरा से। क्या देखता है कि एक थोड़ी दूरी पर व्यक्ति बैठा हुआ है और गधे पर बैठा और गधे पर उल्टा बैठा हुआ है। गधे का मुंह जिधर उसकी पीठ उधर है और गधे की पूंछ की तरफ उसका मुंह है। तो राजा कुपित हो गया, इतना क्रोधित हुआ, कहा कि वो दंड हमारे महल के सामने से ये कौन व्यक्ति है। तो सोचा कि इसको तो जरूर मैं दंडित करूंगा, आने दो। तो आते हैं, जैसे ही नजदीक आता है गधा तो देखा कि तो उसका गुरु बैठा हुआ। उसको गुरु को देखा तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। गुरु हमारा गधे पर बैठा उल्टा बैठा हुआ है, जिसको मैं इतना मानता हूँ, सम्मान करता हूँ। तो राजा ने पूछा कि गुरुदेव आप इस वेश में, इस रूप में आप कहाँ जा रहे हैं। तो गुरु ने कहा कि राजन मैं फांसी चढ़ने जा रहा हूं। तो राजा ने कहा कि आप हमारे गुरु हैं, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, असत्य क्यों बोल रहे हैं। तो वहीं पर रुक गया हुआ सन्यासी साधु, कहा कि तुम अभी भी फैसला दिए हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो तुम्हारे राज्य का पहला झूठा बोलने वाला व्यक्ति मैं आज सुबह तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझे फांसी चढ़ाओ। तुमने कहा, मैं कहा कि फांसी चढ़ने जा रहा हूं, तो तुमने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम मुझे फांसी चढ़ाओ। लेकिन राजा ने इस बात सत्य मानो कि जिस क्षण तुम मुझे फांसी चढ़ाओगे तो मेरा कथन सत्य हो जाएगा। यदि तुम मुझे फांसी चढ़ाओगे तो मैं घोषित कर चुका हूँ कि मैं फांसी चढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं फांसी चढ़ करके सत्यभाषी हूँ ये सिद्ध कर दूंगा। और तुम मुझे फांसी चढ़ाओ तो मैं झूठ बोला हूँ, तो तुम ही कह चुके हो, तो तुम मुझे फांसी चढ़ाओ। तब राजा ने सोचा कि ये हमारा फैसला गलत था, ये रिलेटिव शब्द की व्याख्या हम नहीं कर सकते। आपको एज इट इज जो चीज़ें घटना में मिलती हैं
अपनी तरफ से कोई नमक कोई मिर्च मत मिलाना, एक सही निष्पक्ष तरीके से जो सूचना समाज के अंदर आए। लेकिन राष्ट्र के प्रतिकूल यदि सूचना है तो उसको रोकना चाहिए। हमारे देश के अंदर ये माना गया है कि अहिंसा तो परमो धर्म है, ठीक है, लेकिन एक नारी है उसका चीरहरण हुआ है, 2-4 गुंडे आए हैं और हमारे घर में एक साधु के घर में वो घुस जाती हैं। साधु से आके पूछते हैं गुंडे कि आपके घर में नारी आई है इधर, क्या छुपी है क्या? तो उस समय उसने साधु ने सोचा कि यदि बताता हूँ कि हमारे घर में छुपी है तो नारी का चीरहरण होगा, उसकी इज्जत उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, और मैं नहीं बताता हूँ तो मैं झूठ बोलता हूँ तो ये उससे बिल्कुल झूठ बोलने का हमारे ऊपर कलंक लगेगा। राजा ने कलंक को चुना, कहा कि नारी की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं होनी चाहिए। कहा कि नहीं, यहाँ कोई नारी नहीं आई थी। राष्ट्र की प्रतिष्ठा जब धूमिल होने की स्थिति आए तो वहाँ पर आपको राष्ट्र के साथ खड़ा होना है। इसलिए नेशनलिस्ट पत्रकारिता का धर्म ये है, आपको बाकी लोगों का उदाहरण, उनको आदर्श नहीं मानना, उनको पैरागॉन नहीं मानना है। आपको अपना बिल्कुल यू हैव टू सेट ए बर्निंग एग्जाम्पल बिफोर अदर्स। दूसरे जर्नलिस्ट के सामने आपको एक अपना आदर्श प्रस्तुत करना है। उस आदर्श को आप उसको पूजें, वही आदर्श ही आपका भगवान है। और पत्रकारिता को और माजिए, अपनी कलम को शुद्ध करिए। और इसीलिए कहा, आनंद जी ने कहा भी कि भाई किसी ने कहा है कि तोप यदि सामने खड़ी हो तो तुम कलम निकालो, तो आपकी कलम में वो ताकत है, लेकिन कलम जहर न उगले। किसी का चरित्र चित्रण करते समय कभी कभी विचार कर लीजिए कि हमारे हाथ में मधु की स्याही भी होनी चाहिए। वो तेजाब की स्याही से यदि आप रचना करते हैं तो पत्रकारिता ठीक नहीं मानी जाएगी। मधु और तेजाब दोनों का सामंजस्य मिला करके जीवन के अंदर चलो तो शायद आप अच्छे पत्रकार के नाते शिखर पर अवस्थित हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार सब।